दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी जो है अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और आप सबकी पढ़ाई जो है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ऐसी मैं आप लोग से आशाएं रखता हूँ और उम्मीद रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक क्लासेस पर आप सभी का मेरे दिल की गहराइयों से फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आइए एक नए सफ़र में निकल चलते हैं, साथ ही साथ एक साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। जैसे कि आप लोग टाइटल देख पा रहे हो, इस वीडियो का जो है हमारा आज का उद्देश्य जो रहने वाला है वो है मुख्यतः शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, उसके उद्देश्य, उसके क्षेत्र, उसकी उपयोगिता, इन सब पे जो है हमारा आज का फोकस रहने वाला है। तो चलिएगा, लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आज जो है हम लोग किस तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद जो है आगे शिक्षा मनोविज्ञान के बाद हमारा जो उद्देश्य आगे देखेंगे, उसमें रहेगा हमारा शिक्षा का अर्थ, परिभाषाएँ, फिर उद्देश्य, फिर क्षेत्र, फिर उपयोगिता। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है उसको देखेंगे, डेफिनेशन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद स्कोप, उसके बाद यूटिलिटीज़ मतलब इसकी उपयोगिताएं। तो ये सब हमारा जो है आज के वीडियो का इस जो है प्रारूप रहने वाला है। तो चलिएगा, आगे बढ़ते हैं सफ़र में शानदार एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं और सपोर्ट करते हुए। तो चलिएगा, लेक्चर शुरू करते हैं हमारे आज का। तो सबसे पहले आज देखते हैं हमारा लेक्चर का जो हमारा पहला जो हमारा शीर्षक है वो है इसका शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इस पर जो है हमारा पहला फोकस रहने वाला है आज के दिन का। ये हमारा जो है वीडियो जो है शुरू होने जा रहा है। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताया था, इससे पहले आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 4 ज़रूर देखा होगा। मैं ऐसे आप लोग से आशा रखता हूं। और यदि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 एंजॉय नहीं किया है तो कृपया जा करके देखिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। या आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके समीक क्लासेस में लेक्चर नंबर 4 ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है पूरा इसका जो क्रम चल रहा है वो एक क्रम में आपको समझ में आ जाए। वीडियो किस प्रकार से बनाया जा रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग का जुड़ रहा है, कनेक्शन हो रहा है, उसी के आधार पर तार तार से जुड़ रहा है और जो है यहाँ पे वीडियो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। तो चलिएगा, लेट ना करते हैं, देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। मूलतः शिक्षा और मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो ये जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा मतलब होता है अधिगम। अधिगम मतलब होता है आप लोग का किसी चीज़ को आपका सीखने की प्रक्रिया। तो कोई चीज़ को सीखने की जो प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। और मनोविज्ञान क्या है, तो जो हम सीख रहे हैं उस सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए जो चीज़ सहायक होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मनोविज्ञान। कि हम जो है किसी चीज़ को किस प्रकार सीख रहे हैं और किस प्रकार सीख कर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो उससे सीखने के हमारे जो तरीके हैं उसमें उसके कारण जो हमारे व्यक्तित्व में जो बदलाव होगा, जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। तो शिक्षा जो है मनोविज्ञान के बिना अधूरा है। यदि आपको शिक्षा ग्रहण करना है, अच्छे तरीके से अधिगम करना है, तो अधिगम की प्रक्रिया के लिए उसका पार्टनर होना ज़रूरी है, उसका साथी होना ज़रूरी है, जिसका नाम क्या रखा गया है, मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या करता है भाई, शिक्षा का मतलब क्या है, अधिगम की प्रक्रिया से। और मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, व्यक्ति के व्यवहार एवं अनुभूति का अध्ययन करना। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो दोनों का मिल करके क्या कहलाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक लाइन में यदि हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का सीधा सीधा अर्थ हमारा निकल करके क्या आता है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना। किसके माध्यम से, मनोविज्ञान। मतलब अपने व्यवहार में होने वाले परिवर्तन और उनसे मिलने वाली अनुभूतियाँ हैं, उनसे सीख करके अपने अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरे अर्थों में यदि देखें शिक्षा मनोविज्ञान का और क्या दूसरा नंबर का अर्थ है, इसके बाद परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी जो है हम लोग देख रहे हैं अर्थ। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, जब शिक्षण की समस्याओं व समाधान हेतु जिस मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसमें हम जब एजुकेशन ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करने के दौरान जो समस्याएं आती है उन समस्याओं के समाधान के लिए जो मनोविज्ञान बनाया गया है वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारे शैक्षिक जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारे अध्ययन अध्यापन के दौरान जो समस्याएं आ रही हमारे सामने खड़ी हो रही है, उन चुनौतियों को सरल तरीके से निपटारा करने के लिए, उन समस्याओं से हमें छुटकारा पाने के लिए जिस मनोविज्ञान का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो चलिएगा आगे देखते हुए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपकी परिभाषाएं। तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है, कुछ आप मनोवैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, महान मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहला कौन है, स्किनर महोदय के अनुसार।
तो स्किनर महोदय के अनुसार देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान ये किस प्रकार इसको परिभाषित किया है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उसको, है ना। तो स्किनर महोदय ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से व्यवहार करती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में हमें देख सकते हैं जो क्या करता है, शिक्षण और अधिगम से व्यवहार करती है, शिक्षण और अधिगम से व्यवहार करती है। मतलब शिक्षण और अधिगम को मिला करके आगे ले आती है और आगे ले आकर के हमारे व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो व्यवहार में हमारे परिवर्तन करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जिस मनोविज्ञान का यूज़ करते हैं वही हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, ऐसा कहना है स्किनर महोदय जी का। इसके अलावा क्रो एंड क्रो महोदय जो है, ये दोनों जो है, क्रो एंड क्रो महोदय जी क्या कहते हैं, तो इसको भी एक बार देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो महोदय जी कहते हैं व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक की जो सीखने की जो अनुभव है उनका वर्णन करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए जो मनोविज्ञान बनाया गया है वही हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इनका क्या कहना है कि यदि हम जो जन्म से हमारी जो वृद्धावस्था है इस दौरान हम जो जो चीज़ें हमारे जीवन में अनुभव करके सीखते हैं उन अनुभवों को सरल तरीके से एक जगह वर्णन करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए जो मनोविज्ञान बनाया गया है, हमारे जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के जो भी चीज़ें हम सीखते हैं ना, हमारे जो है उम्र में बदलाव होने के साथ साथ हमारे लाइफ में जो जो चीज़ें उतार चढ़ाव आती है उन सब चीज़ को सीखने के लिए जो मनोविज्ञान बनाया गया है वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये कहना है क्रो एंड क्रो महोदय जी का। इसके अलावा डब्ल्यू बी कोलसैनिक महोदय क्या कह रहे हैं, उनका भी एक बार देख लीजिएगा क्या कहना है इन महोदय जी का। डब्ल्यू बी कोलसैनिक कहते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की खोजों एवं सिद्धांतों का प्रयोग है ना। तो ये बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान शिक्षा का जो फील्ड है, शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें मनोविज्ञान की जो नए नए खोज हो रही है उनके सिद्धांतों का क्या है, अनुप्रयोग है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, बालक के अधिगम विकास में परिवर्तन करने के लिए, बालक को सैद्धांतिक से और व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए जो हमारे जो खोज है, मनोविज्ञान की जो खोज हुए हैं और उनका सिद्धांत है उनका यदि हम शिक्षा में है अनुप्रयोग करना चालू कर दे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। ये हमारा किसका कहना है, डब्ल्यू बी कोलसैनिक महोदय। तो डब्ल्यू बी कोलसैनिक महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट। तो इसको याद रखिएगा। स्किनर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आप अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो इसमें लगभग मैं आप लोग को बहुत सारी विशेषताएं बताऊंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता क्या है, ये इसका क्या हमारे लिए क्यों विशेष है, स्पेशल क्यों है, ये इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, उनको जो है हम जो है एक एक करके बहुत ही विस्तार तरीके से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ हूँ जिसमें इसको सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। जितना हो सके मैं अपने तरीके से आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह हमारे जो है वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि आखिरी में, हाँ, इस वीडियो के अंत में आप लोग के लिए बहुत ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन रखे गए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि आपके इसी लेक्चर से संबंधित है, जिसका आंसर आप लोग जो है मुझे अंत में जो है कमेंट बॉक्स में दे करके हमारे इस लेक्चर का जो है समर्थन करेंगे, ऐसी मैं आप लोग से आशाएं रखता हूं। और जो है यदि इस वीडियो का आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन पीडीएफ आपको चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो ये पूरा नोट्स आप लोग को हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका टेलीग्राम का लिंक भी आपको मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो चलिएगा, लेट ना करते हुए देखते हैं विशेषताएं। तो क्या क्या हमारी विशेषताएं रहने वाली है भाई, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता होती है वो क्या होता है, हमारा मनोविज्ञान का अंतः अनुशासनात्मक विषय। मतलब जो हमारा मनोविज्ञान है वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इसका मतलब यदि आप मनोविज्ञान जैसे विषय को अपना लेते हो, है ना, तो ये मनोविज्ञान ऐसा विषय है जो क्या है, अंतः अनुशासनात्मक। मतलब इसमें जो है ऐसा विषय है जिसमें एक से अधिक क्या है, विषयों का समावेश होता है। और एक से अधिक विषयों का समावेश मतलब इसमें एक साथ आप बहुत सारे विषयों को अपने अंदर ग्रहण करते हो, अपने अंदर ज्ञान को ग्रहण करते हो, और ज्ञान को ग्रहण करके क्या करते हो, बहुत ही अलग अलग तरीके से आप किसी चीज़ को सीख पाते हो। तो सिखाने के लिए हमारा जो है ये एक प्रकार का अंतःनुशासनात्मक विषय है। मतलब मनोविज्ञान से जुड़ते ही आप जो है अनुशासन की ओर मुखर होने चालू हो जाते हो, इसलिए ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, व्यावहारिक प्रयोग। दूसरा नंबर का विशेषता क्या है इसका, व्यावहारिक प्रयोग। इसका मतलब यदि आप शिक्षा मनोविज्ञान से यदि जुड़ गए हो तो शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ने के साथ ही साथ आप इसका व्यावहारिक प्रयोग करोगे। मतलब ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, आपके रोज की जो गतिविधियां कर रहे हैं उसी गतिविधियों से इसका संबंध है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसको व्यावहारिक प्रयोग। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग होना एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता है।
शिक्षण प्रणाली में सुधार हेतु ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ये शिक्षण प्रणाली में सुधार का एक मूलभूत तत्व है। मूलभूत तत्व कैसे भाई? शिक्षण के दौरान हमारे द्वारा जो जो गलतियां की जा रही है, बालक सीख नहीं क्यों पा रहा है, बालक में सीखने की जो समस्याएं हैं उनकी विसंगतियां क्या क्या है, बालक में जो समस्याएं हैं, बालक के मस्तिष्क, बालक की बुद्धि लब्धि, बालक का व्यक्तित्व, इन सभी चीज़ को जो समस्याएं हैं, समस्याओं का पता लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और उन समस्याओं को यदि दूर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण प्रणाली है, उसमें सुधार होगा। तो शिक्षण प्रणाली को कैसे और ज़्यादा प्रभावी तरीके से चला सके, प्रभावी बना सके, उसके लिए हमारा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षण प्रणाली में सुधार के लिए भी ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका अगला यूज़ क्या है? तो इसका अगला यूज़ है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग, तो मनोविज्ञान के हम यदि सिद्धांतों की बात करें तो मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग में भी इसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। हम जो है मनोविज्ञान के जो अलग अलग सिद्धांत है, जैसे कि अधिगम का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, जो बहुत सारे जो हमारे सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, अमूलचूल परिवर्तन जो हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए ये हमारे जो मनोविज्ञान है, ये क्या है, सिद्धांतों का प्रयोग है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग है। इसके अलावा इसकी और क्या विशेषता होती है भाई? ये समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके देता है। तो जो मनोविज्ञान है वो हमारा क्या करता है, समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, है ना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। और जो हमारे जो समस्याएं आ रही है हमारे सामने, जैसे सीखने से संबंधित समस्या है, बच्चा अनुशासनहीनता क्यों कर रहा है बार बार, बच्चे जो है किसी विषय में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, बच्चे की कमी कौन सी है, उस कमी को किस प्रकार से दूर कर सके, बच्चे में सीखने का गुण है वो कितना है, सीख नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है तो उसका कारण क्या है, उनके पीछे जो तार्किक कारण है, सैद्धांतिक कारण है, व्यवहारिक कारण है, सामाजिक कारण है, इन सब का पता लगाने के लिए भी हमारे लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने में हमारा क्या करता है, हरदम हमेशा मदद करता है ना। इसके अलावा ये क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, वैज्ञानिक अध्ययन, किसी चीज़ का वैज्ञानिक रूप से स्टडी करता है, साइंटिफिक स्टडी करता है, उसके जड़ तक जाता है, उसके समस्या के बारे में पता लगाएगा, समस्या के बाद उसके कारणों का पता लगाएगा, कारणों को पता लगा करके उसके पीछे कार्य करेगा, उसके पीछे कार्य करके उसके समस्या के छुटकारे तक को जाता है, छुटकारे के बाद उसके दूर कैसे किया जा सकता है समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाएगी। वेरियस टाइप के आप इसमें टेस्ट वगैरह देखते हो, व्यक्तित्व से संबंधित या बुद्धि परीक्षण से संबंधित। तो ये सब क्या है, इसका एक विशेषता है हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, है ना। अगली विशेषता क्या है, सीखने के अनुभवों का वर्णन। इसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बालक किस प्रकार सीख रहा है या कोई व्यक्ति जो है किस प्रकार किसी चीज़ को सीख पा रहा है, बालक की सीखने की गति कैसी है, पहला बालक दूसरे बालक से किस प्रकार शिक्षण में जो है आगे या पीछे है ना, पहला बालक जो है अच्छे से समझ पा रहा है, दूसरा बालक क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो उनके जो सीखने के अनुभव है उनको हम यहाँ से देख पाते हैं। और यदि उनके सीखने के अनुभव से संबंधित यदि उनको कुछ समस्याएं आ रही है तो उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, व्यापक सुधार करते हैं, बहुत सारे तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं सीखने के अनुभवों में। इसलिए सीखने का अनुभव का वर्णन भी कौन करता है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। ये अलग अलग तरीके से सीखने के बालक के अनुभवों का वर्णन करेगा और अनुभवों के वर्णन करने के साथ उसकी व्याख्या करेगा। और यदि बालक के सीखने के अनुभव जो है उसमें संबंधित समस्याएं हैं तो समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी क्या करेगा, हमारा मदद करता है ना। तो सीखने के अनुभवों का वर्णन भी कौन करता है, हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। यही इसकी क्या है, एक विशेषताएं हो जाएंगी। इसके अलावा तथ्यात्मक वर्णन, इसमें जो है कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में तो उसका हम क्या करते हैं, तथ्यात्मक वर्णन। तथ्यात्मक मतलब होता है उसका जो है तथ्य गुरु के द्वारा पूरा प्रस्तुतिकरण किया जाता है और तथ्य के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करके डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस करके समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह क्या हो जाएगी, विशेषता। इसके अलावा शिक्षा के व्यापक बदलाव के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षा में आप व्यापक बदलाव देखना चाहते हैं, जो है विशेष रूप से आप व्यापक बदलाव की ओर आप यदि शिक्षा को देखना चाहते हैं तो उसके शिक्षा में बदलाव के लिए हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है वो हमारा क्या कहलाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के व्यापक बदलाव के साथ साथ समाज में बदलाव लाएगा, समाज के साथ साथ राष्ट्र में बदलाव आएगा और राष्ट्र के साथ साथ जो है पूरे जो है विश्व है, पूरा ब्रह्मांड है हमारा, वो क्या करेगा, उन्नति करेगा, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा क्या करता है, व्यापक बदलाव के रूप में हमारे लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमें आधार प्रदान करता है ना। इसलिए इसको आधारभूत विज्ञान भी कहा जाता है। आधारभूत विज्ञान मतलब ये जो है बालक के जो है प्रारंभिक जो है इसके लिए सीढ़ी का काम करता है। बालक किस प्रकार सीख रहा है उसके सीखने से संबंधित समस्याओं को दूर करेगा और उसके जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हमारे समक्ष रखेगा और हमारे समक्ष रख करके क्या करता है, उसके
जो है उसमें कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है, इसलिए इसे आधारभूत मनोविज्ञान भी कहा जाता है, फंडामेंटल साइंस। इसके अलावा ये हमें कहाँ ले जाता है भाई, करके सीखने की ओर। मतलब बालक जो है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है किसी भी बालक के लिए, उसको करके सीखना। बालक जब कोई चीज़ को करके सीखता है, विजुअलाइज करके सीखता है, खुद देख करके सीखता है, गलतियां करके सीखता है, तो वो उसके लिए क्या होता है, स्थायी शिक्षण वहाँ से वो प्राप्त करता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान हमारे लिए क्यों स्पेशल है। अब जो है यहाँ पे अब दूसरा नंबर हमारा देखेंगे, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या क्या उद्देश्य रहने वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे, उनको जो है यहाँ पे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से उद्देश्य है, वेरियस ऑब्जेक्टिव कौन कौन से है, उसको चलिएगा देखते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से सफ़र चलता हुआ आगे बढ़ देंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। ये लेक्चर बहुत ही शानदार आप लोग के लिए साबित होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिलेगी और अंत में आप लोग को कुछ जो है क्वेश्चन लगाने का भी मौका मिलेगा, जिसमें आप जो है अपने सेल्फ असेसमेंट, अपना खुद का जो है आत्माकलन कर पाएंगे, है ना, आत्म मूल्यांकन कर पाएंगे। तो चलिएगा आगे देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है कि इसे हमारे जो है शिक्षा में इसको शामिल किया गया है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है भाई, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। शिक्षकों की सहायता करना। कैसे शिक्षकों की सहायता करता है भाई शिक्षा मनोविज्ञान, देखो शिक्षकों की सहायता ये कैसे करेगा, तो शिक्षकों को एक मार्गदर्शन मिलता है और शिक्षक जो है बालक से संबंधित जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बालक से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा सरल तरीके से। यदि शिक्षण कर रहा है, एक शिक्षक शिक्षण कर रहा है, तो शिक्षण के दौरान बालक के मनोविज्ञान को समझता है, मनोविज्ञान को समझ पाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से। और बालक में जितने भी कमियां हैं, जितने भी दोष है, जितने भी हाँ उनमें विशिष्टताएं हैं, उन सबको पहचान करेगा और पहचान करके क्या करेगा, उसकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए शिक्षकों की क्या करता है, सहायता करता है। तो शिक्षकों की सहायता करना इसका मूल क्या है, उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का, ताकि शिक्षण प्रभावशाली हो सके। इसके अलावा शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, है ना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना तो है ही है भाई, कि ताकि शिक्षण जो है छात्रों के लिए बोझ ना बन जाए। अब शिक्षा क्या हो, आकर्षक रहे, प्रभावशाली रहे, शिक्षक छात्र जो है इसको बोझ के रूप में न ले, छात्र जो है करके सीखे और उसके साथ साथ ही शिक्षा को क्या करे, एंजॉय करे, है ना। तो शिक्षा को एंजॉय करे, एक सफ़र को जो है बहुत ही शानदार तरीके से जिए। इसलिए इसको प्रभावशाली बनाना, शिक्षण को और ज़्यादा आकर्षक बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, जिससे कि हमारे शिक्षा के मूल जो उद्देश्य है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जो राष्ट्र जो प्राप्त करना चाहता है, वो लक्ष्य हमारा क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या है, शिक्षण विधि में सुधार लाना। शिक्षण विधि में कैसे सुधार लाना भाई, नए नए क्या कर सकते हैं हम, जो है शिक्षण विधि अपना सकते हैं और नए नए शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों के जो है मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। यदि एक शिक्षण तरीका जो है कारगर साबित नहीं हो रहा है तो दूसरे शिक्षण तरीका को अपनाएंगे, दूसरा साबित नहीं हो रहा है कारगर तो तीसरे को अपनाएंगे। तो इस प्रकार अलग अलग शिक्षण विधि के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो शिक्षक जो है विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप यदि नहीं पढ़ा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, शिक्षण विधि में बदलाव के माध्यम से विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में क्या देगा, अपना योगदान दे पाएगा। इसलिए ये उसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान उसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है व्यक्तित्व का विकास करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्तित्व का विकास करने का मतलब है बालक के जो है सर्वांगीण गुणों का विकास करेगा और सर्वांगीण जो विकास है, सर्वांगीण विकास के माध्यम से बालक को उत्कृष्ट बालक की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। बालक का समाज में, राष्ट्र में एक नाम होता है और उसको जो है आगे बढ़ाने का भी कार्य कौन करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। इसके अलावा अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान करना। समय समय पर यदि बालक में कोई समस्या है तो बालक की समस्याओं को दूर करने के लिए अभिभावकों को मार्गदर्शन मिलता है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से, कि हमारे बच्चों में कौन कौन सी समस्याएं हैं, हमारे बच्चों में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका हम क्या है, उसका प्रभावी तरीका उसको भी जान पाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। और शिक्षा मनोविज्ञान उनको दूर करने में क्या करता है, मदद करता है ना। तो अभिभावकों को क्या करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और बच्चे, ताकि बच्चों के अनुरूप जो है अभिभावक उनके ऊपर ना तो ज़्यादा अधिक दबाव बनाए, ना तो ज़्यादा उनसे अपेक्षाएं रखे। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें क्या करता है, अभिभावकों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। यही इसका क्या हो जाएगा, मूल उद्देश्य। इसके अलावा इसका अगला जो उद्देश्य है 6वां नंबर का, वो है उचित निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है एक जो है लंबी प्रक्रिया होती है। इस दौरान छात्र को जो है कई अलग अलग समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, परामर्श और उचित निर्देशन। उचित निर्देशन और परामर्श जब विद्यार्थियों को मिलता है शिक्षा के माध्यम से,
यदि शिक्षक में यदि कोई समस्या चली आ रही है तो शिक्षक को भी उचित परामर्श और निर्देशन जो है मनोविज्ञान देता है। तो मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, उचित निर्देशन एवं परामर्श के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये भी इसका क्या है, एक उद्देश्य है कि शिक्षकों को और छात्रों को क्या देना, उचित निर्देशन और परामर्श प्रदान करना, ताकि जो है उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो समस्याएं खड़ी हुई है उनका जो है बहुत ही सटीक और सरल तरीके से क्या किया जाए, समाधान किया जा सके। उनकी मानसिक समस्याएं, उनके शारीरिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है, उनके लिए उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन और परामर्श मिलता है काउंसलर के द्वारा, ताकि वह जो है शिक्षक और जो छात्र है वो जो है अपने अपने जो है कार्य को सही ढंग से सही तरीके से कर पाए, है ना। अगला है बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बाल मनोविज्ञान का क्या कराना, ज्ञान कराना। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों कराना भाई, क्योंकि कक्षा शिक्षण के दौरान क्या होता है, एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि इसको आपको पता नहीं है, अब शिक्षक जो है बालक के मनोविज्ञान को पढ़ा नहीं है, बालक को समझा ही नहीं है, बालक से रुचियों को उसके जान ही नहीं रहा है, तो उसको पढ़ाया जा रहा है तो फिर शिक्षण क्या होगा, अप्रभावी होगा, है ना। शिक्षण विधियाँ क्या हो जाएंगी हमारे लिए, बड़े कक्षाओं की जो शिक्षण विधि है उसको छोटे कक्षाओं में नहीं अपना सकते। छोटे कक्षाओं में विजुअलाइजेशन जैसे चीज़ें हैं, हमारा जो है ना, दृश्यीकरण होता है, हमारा जो है देख करके सीखना, आकृतियों के माध्यम से सिखाना, ऐसे जो चीज़ें हैं उसको हम बड़ी कक्षाओं में ही उपयोग करेंगे, छोटी कक्षाओं में उसको उपयोग में नहीं लाएंगे। इसको छोटी कक्षाओं में उपयोग करेंगे, बड़ी कक्षाओं में उपयोग में नहीं ला सकते। तो ऐसे जो तरीके हैं, अलग अलग तरीक़ों को हम क्या कर सकते हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान कराना हमारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ताकि शिक्षक की जो शिक्षण प्रणाली है, शिक्षण प्रक्रिया है, वो बहुत ही प्रभावी हो सके और वह जो है शिक्षण प्रक्रिया को सफल बना सके। तो ये भी इसका क्या होता है, एक मूल उद्देश्य होता है, फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव होता है ना। इसके अलावा अगला क्या है, इसका लास्ट है बालक को स्व का ज्ञान कराना। स्व का ज्ञान मतलब, स्व मतलब स्वयं से। तो बालक को स्वयं स्व का ज्ञान कराना मतलब अपने आप का ज्ञान कराना, कि बालक को कि मेरे अंदर मेरी कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर मेरी कौन सी विशेषताएं हैं, उनको जो है ये इसके लिए एक दर्पण का कार्य करता है, एक दर्पण के रूप में कार्य करेगा शिक्षा मनोविज्ञान, और बालक को बताने का प्रयास करता है कि अमुक अमुक हमारी और आपकी जो है कमियां हैं, इन कमियों को जो है खुद के अंदर झांक करके हम क्या कर सकते हैं, उन कमियों को दूर कर सकते हैं ना, और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी कमियों को भी बताएगा और हमारी जो है विशेषताओं को भी बताता है बाल मनोविज्ञान, और उनके ऊपर जो है उनके पीछे कार्य करने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है ना। तो यही क्या हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र है, मतलब इसके कौन कौन से स्कोप है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जहाँ जहाँ इसका अध्ययन किया जाता है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से विषय क्षेत्र है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान जब आप अध्ययन करेंगे तो कौन कौन से ऐसे विषय क्षेत्र है जिसके बारे में आप इसमें आप पढ़ाई करते हो, अध्ययन करते हो, उन्हीं को आप जो है दिखेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विकासात्मक मनोविज्ञान आता है, जिसमें जो है हम बालक के विभिन्न अवस्थाओं से, स्वावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी चीज़ों में जो होने वाले बदलाव है, इन सभी इस अवस्थाओं की जो विशेषताएं हैं, अलग अलग अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषता बालक में निहित होती है, अलग अलग अवस्था में बालक क्या क्या चीज़ों को सीखता है, क्या क्या चीज़ों से जुड़ा रहता है, किन किन चीज़ों में उसकी इच्छाएँ होती है, रुचियाँ जागृत होती है, उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक इसका विषय क्षेत्र हो जाता है, जिसमें हम विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ते हैं। तो विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना भी इसका एक क्या है, विषय क्षेत्र है। इसके अलावा वंशानुक्रम एवं वातावरण, है ना। तो इसमें जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण, इनके बारे में भी हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम और वातावरण क्या है, वंशानुक्रम जो है बालक के माता पिता के जो गुण हैं वो आप जब बालक में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके वंशानुक्रमिक जो गुण हैं वो आते हैं। इनके अलावा वातावरण से भी बालक जो है बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होता है। वातावरण से उनके जो है खान पान, उनके जो है बोल चाल जो है वो वातावरण से ही सीखता है। तो बोल चाल जो जैसी चीज़ें हैं वातावरण से सीख पाता है, अपने आसपास के घर से, अपने समाज से, अपने पड़ोस से, अपने मित्रों से। तो इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य होता है। इसका एक बहुत बड़ा विषय क्षेत्र है वंशानुक्रम एवं वातावरण, है ना। इसका क्या प्रभाव पड़ता है बालक के जीवन पे। इसके अलावा बालक की जो रुचियाँ होती है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, है ना। तो बालक की रुचि किसमें है, बालक के जो है कमियाँ, कौन कौन से क्षेत्र में बालक अधिक रुचि रखता है। कोई खेल में रुचि रख रहा है ना, कोई जो है गायन में रुचि रखता है, कोई नृत्य में रुचि रख रहा है, कोई कलाकारी में रुचि रख रहा है, कोई आर्ट में, कोई क्राफ्टिंग में। तो बालक की रुचियाँ कौन कौन सी है, तो उनकी रुचियों का भी अध्ययन करने का जो है हमारा एक प्रमुख इसका विषय क्षेत्र होता है, जहाँ पे हम बालक की रुचियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का और क्या एक विषय क्षेत्र होता है भाई, तो मनोविज्ञान का एक प्रमुख विषय क्षेत्र होता है बालक का अधिगम। तो बालक की शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम का सबसे बड़ा योगदान होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। और संपूर्ण जो शिक्षण प्रक्रिया होती है
उसमें अधिगम ही इसका मेन केंद्र होता है कि बालक को कैसे सिखाया जाए, बालक किस तरीके से प्रभावी तरीके से कौन से नियम, कौन से सिद्धांत, कौन से विधि इसके माध्यम से बालक प्रॉपरली सीख पाए। तो अधिगम बालक सबसे अच्छे तरीके से कैसे करेगा, उसी को समझने के लिए बालक का अधिगम जो है हमको समझना ज़रूरी है। तो बालक के अधिगम को भी ये जो विषय हमारा शिक्षण मनोविज्ञान वह जो है कवर करता है और उस पर जो है हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत और कौन सा क्षेत्र आता है भाई जहाँ पे इसका बहुत बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो बालक की बुद्धि, बालक की जो बुद्धि है उसका आईक्यू जो होता है, बालक का इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, तो बालक की बुद्धि है, उसकी बुद्धि लब्धि के बारे में जो जानना है कि बालक कौन से स्तर का है, बालक जड़ बुद्धि का है कि मंद बुद्धि का है, तीक्ष्ण बुद्धि का है कि प्रतिभाशाली है कि अल्प बुद्धि वाला है। तो ये जो बुद्धि जो होती है, बुद्धि के माध्यम से भी इसका एक इंटेलिजेंस जो है इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें वेरियस टाइप के आप जो है मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, आप जो है थॉर्नडाइक जैसे मनोवैज्ञानिक है, ये सब के मनोवैज्ञानिकों के आप जो है बुद्धि के सिद्धांत जो आगे हमारे लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो बुद्धि का अध्ययन करना भी इसका क्या है, प्रमुख क्षेत्र है। अगला है व्यक्तित्व, बालक का व्यक्तित्व। तो बालक के व्यक्तित्व का भी अध्ययन करने का कार्य भी किसका होता है भाई, तो बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करना भी हमारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र में से एक है कि बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार है, बालक अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब स्वयं में मगन रहने वाला, अकेले अकेले रहने वाला, ज़्यादा बात ना करना किसी से। बहिर्मुखी मतलब घुल मिल करके समाज में सब लोगों के साथ उठना बैठना, आना जाना, बोलना, है ना, हंसी मजाक करना, खान पान में सबके साथ सहयोग करना, ये ऐसे बालक बहिर्मुखी कहलाते हैं। तो बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार है उनको भी अध्ययन करना, ये हमारा एक बड़ा क्षेत्र है, विशाल क्षेत्र है, जिसमें आप लोग सिगमंड फ्रायड जो है यूंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक यहाँ पे भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स में हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा स्मृति है, स्मृति मतलब हमारा क्या होता है, मेमोरी, है ना। तो शिक्षक में जो है मेमोरी का स्तर किस प्रकार बढ़ते जाता है, बालक की जो है अलग अलग अवस्थाओं में मेमोरी की स्थिति क्या होती है, उन सबको भी जानना समझना भी इसका क्या है, एक बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा विशिष्ट बालक, तो आप लोग को जैसे ही पता होगा बालक अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग विशिष्ट बालक, कोई सामान्य बालक, कोई और कुछ अपचारी बालक आप लोगों ने सुना होगा, जो विकलांग बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। ये जो किस स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड के बारे में भी स्टडी करने के हमारा ये इसका क्या होता है, एक बड़ा सा क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ पे हम विशिष्ट बालकों के बारे में, उनसे होने वाली समस्याएं, उनके विकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके समाधान के तरीके खोजेंगे। इनका भी यह भी एक बड़ा सा क्षेत्र है मनोविज्ञान का। इसके अलावा बालकों का मूल्यांकन, बालकों का मूल्यांकन करना भी, और मूल्यांकन को किस प्रकार और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके, है ना। मूल्यांकन के स्थान, मूल्यांकन में योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, है ना, समेटिव फॉर्मेटिव जो आपके असेसमेंट होते हैं, तो इवोल्यूशन होता है। इनको जो है और कैसे अलग अलग तरीके से किया जा सके, मूल्यांकन के तरीकों को और कैसे प्रभावी बनाया जा सके, जिससे शिक्षा और प्रभावी हो सके, उसके लिए बालकों का मूल्यांकन करने के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारा क्या करता है, इसका एक क्षेत्र है जो हमें मदद करता है ना। इसके अलावा अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब आपका क्या होता है, अभिप्रेरणा का मतलब आपका होता है, यहाँ पे सीधा सीधा इसका संबंध हो जाता है अभिप्रेरणा से आप लोग की मोटिवेशंस, है ना। तो आपके मोटिवेशन क्या क्या है, तो मोटिवेशंस में आपके जैसे कि बालक के आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक मतलब खुद से अपने आप को प्रेरित करेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बनूंगा, मुझे ये चाहिए, हाँ मैं ये आगे बढ़ सकता हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब जब हम बाहर से उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बाहर से उसको, हाँ तुम ऐसे हो, तुम होनहार हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम अच्छे व्यक्तित्व निर्माण वाले हो सकते हो, तुम आगे चल के समाज में बड़ा योगदान दोगे। तो उनके बाह्य गुणों को हम तारीफ करते हैं, तो बाहर से हम अभिप्रेरणा देते हैं, और आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं से बालक के अंदर उत्पन्न होती है। तो बालक की जितने भी अभिप्रेरणाएं हैं उनको भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के इस क्षेत्र में जो है पढ़ते हैं ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करते हैं। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से बालक के मनोविज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के इसमें स्कोर कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह के माध्यम से, प्रैक्टिकल माध्यम से इसमें जो है अध्ययन करते हैं ना। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र क्या है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करना, अध्ययन करना। यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक बड़ा क्षेत्र है, जिसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या करते हैं, यहाँ पे अध्ययन करते हैं। क्योंकि कोई भी जो दो आदमी होता है या दो व्यक्ति होता है वो हमेशा हर गुणों में समान नहीं होता, उसमें विभिन्नताएं होती है। तो उनकी जो विभिन्नताएं उनमें विद्यमान होती है उनको भी अध्ययन करने के लिए इसका एक बड़ा सा एक क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। तो ये मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, और इससे जो है व्यक्ति के विशेषताओं के बारे में, उनके क्वालिटीज़ को हम जो है जान पाते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में कितना अधिक निपुण है,
कौन सी उसकी विशेषताएँ है ना। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ, तो विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ होती है उसको भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और इससे क्या किया जाता है, शिक्षा में प्रभावी बदलाव लाया जाता है। तो शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं, शिक्षण विधियाँ क्या करती है, बालक के शिक्षण को बहुत ही ज़्यादा सरल, प्रभावी और विभिन्न बालकों के रुचियों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनके व्यक्तित्व बुद्धि के अनुसार उनके शिक्षण विधियों को हम अपनाते हैं और उनका जो है उपयोग करते हैं ना। तो शिक्षण विधियाँ जो है इनका भी जो है यहाँ पे बहुत बड़ा एक विषय क्षेत्र है जहाँ पे इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा जो है चिंतन जो है इनका भी जो है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का एक विषय क्षेत्र है। इसके भी यहाँ पे अध्ययन किया जाता है चिंतन का। चिंतन है, आपका तर्क है, समस्या समाधान योग्यता है, ऐसा जो क्षेत्र है इन पर जो बालक के गुणों का है, बालक के गुणों में किस प्रकार बदलाव आ रहा है, ऐसे जो क्षेत्र है ये सभी के सभी क्षेत्र है ना। इन सभी का जो है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देख सकते हैं इतने सारे जो है शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र है जिनका मुख्य इन्हीं जो है यही जो विषय लिखा हुआ है स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो, इसी पर मुख्य फोकस रहता है शिक्षा मनोविज्ञान का कि हमारा इन्हीं विषयों को क्या करें, अच्छे से अच्छे कवर करें और संपूर्ण जो सर्वांगीण विकास है बालक का वो हम जो है सही तरीके से सही दिशा में करा सके, है ना। तो ये हमारा जो है मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रकार आप लोगों ने हमारा जो है आज का जो लेक्चर है बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया और यहीं पर जो है हमारा जो है आज का लेक्चर जो है अंत की ओर आगे बढ़ता है। ये जो अगला जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, इसका मैं अगले वीडियो पे आप लोग से मिलूंगा और अगले वीडियो में इसको हम जो है देखेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो जो चीज़ अध्ययन किया, जो जो चीज़ें हमने देखी, उसके आधार पर कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए मैं एमसीक्यू लाया हुआ हूँ, जिसका मैं इस एमसीक्यू पे जो है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने जो भी लेक्चर देखा, हम लोगों ने जो पढ़ा उसी से संबंधित ये आपका जुड़ा हुआ है ना। तो पहला प्रश्न ये बोलता है, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो यह परिभाषा किसकी है भाई? डेविस का नहीं है, स्किनर का हो सकता है, बी एन झा हमारे इंडियन है मनोवैज्ञानिक, इसका भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर। तो स्किनर महोदय बोलते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ना। तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान को माना है किसने? स्किनर ने। तो ये बी नंबर जो है इसका परफेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर। इसके अलावा अगला अगला आपका क्वेश्चन है, ये रहा अगला प्रश्न बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज़ में सहायक है? अनुशासन में स्थापित करने में, मतलब कक्षा में अनुशासन बनाना है तो उसके लिए मददगार है? तो नहीं है भाई, अनुशासन बस के लिए थोड़ी सहायक रहेगा। बाल विकास के ज्ञान में, तो शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के ज्ञान में तो है, बहुत ही बढ़िया है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा ना, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मूल्यांकन करने में, तो मूल्यांकन तो वैसे भी निगेटिव माना जाता है, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, तो मूल्यांकन जैसे चीज़ें जो है ऋणात्मक जो है संकेत देती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100% राइट, है ना। तो बालक के जो सर्वांगीण विकास है उसके में जो है सहयोग देना, उसके में सहयोग देना ही इसका क्या है? मुख्य रूप से सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस में सहायक है? बालक के सर्वांगीण विकास में, सभी प्रकार के गुणों के चारित्रिक विकास में, है ना। और चलिएगा आप लोग के लिए अंतिम प्रश्न है, ये आप लोग जो स्क्रीन पर देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट पेपर 1 आपके 1 to 5 क्लास के पेपर में 2011 में पूछा गया है। तो इसका जो है आंसर आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यदि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका आप आंसर जो है दे पाएंगे, ऐसी मैं आप लोग से अपेक्षाएं रखता हूँ। और आप लोग जो है हमारे अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग जो है अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ाई पे अध्ययनरत रहिएगा। और अंत में फिर आपसे नमस्कार और अंतिम विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।